बसवराजू के एनकाउंटर के बाद जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां जश्न मना रही हैं और केंद्रीय स्तर तक खुशी का माहौल है, उससे ये तो साफ है कि एक बड़ा नक्सली नेता मारा गया है। लेकिन हम आपको आज ये बताने आए हैं कि बसवराजू कितना बड़ा नक्सली नेता था। हम आपको इस खबर में बताएंगे कि बसवराजू के 5 सबसे बड़े गुनाह क्या थे और ये सारे गुनाह ऐतिहासिक हैं। इससे पहले इतने बड़े कोई भी मामले पूरे देश ने ना कभी सुने थे ना कभी देखे थे। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में 21 मई 2025 को सबसे बड़े नक्सली नेता बसवराजू उर्फ गगन्ना की मौत के बाद सुरक्षा बलों में जश्न का माहौल है। यहां तक कि छत्तीसगढ़ की सरकार और केंद्र सरकार भी खुश है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले में एक ट्वीट किया था और बसवराजू के एनकाउंटर को एक बड़ी उपलब्धि बताया था। इसके बाद से लगातार ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर बसवराजू कितना बड़ा नेता था। यही सारी पड़ताल तीरंदाज ने आपके लिए की है और जो जानकारी जुटाई है वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बसवराजू जितना बड़ा नेता था, जितना बड़ा षड्यंत्र रचने वाला था, जितने बड़े बड़े घटनाओं को उसने अंजाम दिए हैं, उसको सुन करके आपको हैरानी होगी। तो हम शुरू करते हैं। बसवराजू के 5 बड़े कांड क्या है। सबसे पहला कांड 2004 का है। उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है कोरापुट। कोरापुट में 2004 का है। जो कोरापुट जिला है वहां एक शस्त्रागार है, सरकारी शस्त्रागार है। वहां अचानक से एक बड़ा नक्सली हमला होता है। इस नक्सली हमले में कई सुरक्षाकर्मी मारे जाते हैं और इस हमले के बाद नक्सली करीब 1000 अत्याधुनिक हथियारों को लूट लेते हैं और करीब इतने ही अन्य हथियारों को भी अपने साथ ले जाते हैं। इस पूरे हमले के बाद कई लोगों की जान चली जाती है और नक्सली करीब 50 करोड़ के हथियार अपने साथ ले जाते हैं। ये शस्त्रागार लूट की आजाद भारत की सबसे बड़ी लूट की घटना थी, शस्त्रागार लूट की घटना। इसके पहले ना तो कभी इस तरह की लूट की घटना हुई थी और ना इसके बाद कभी ऐसी लूट की घटना सुनाई दी है। यानी कि 2004 में जो शस्त्रागार लूटा गया उड़ीसा का, वो देश का पहला और ऐतिहासिक लूटकांड था शस्त्रागार का। अब बात करते हैं दूसरा मामला क्या था। दूसरा गुनाह बसवराजू ने 2005 में किया और ये गुनाह किया बिहार राज्य के जहानाबाद में। जहानाबाद में जिस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, ये घटनाक्रम भी देश का नहीं बल्कि एशिया का ऐसा सबसे बड़ा कांड था जो पहले कभी नहीं हुआ। यानी कि जो जहानाबाद जो जिला है वहां एक जेल है, जेल पर हमला किया गया था और बड़ी संख्या में, बताते हैं हजारों की संख्या में नक्सलियों ने जेल पर हमला किया, क्योंकि जेल में कई नक्सली नेता बंद थे, उनको जेल भेजा गया था। जब नक्सलियों ने इनको छुड़ाने के लिए हमला किया तो बड़ी संख्या में नक्सलियों ने जेल को तोड़ा, हमला किया, कई सुरक्षा बलों को मारा, उनकी हत्या की और इसके बाद 389 जेल के बंधकों को, मतलब जेल में जो बंद थे, उनको छुड़ा लिया। ये संख्या भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी संख्या है। इतना बड़ा जेल ब्रेक इसके पहले ना कभी हुआ था, ना उसके बाद कभी सुनाई दिया है। यानी कि 2005 में जो जेल ब्रेक कांड था वो भी एक ऐतिहासिक क्राइम था। इसके पहले ऐसा अपराध कभी नहीं हुआ था आजाद भारत में। इस जेल ब्रेक के दौरान नक्सलियों ने करीब 30 ऐसे लोगों का भी अपहरण किया था जो उस जेल में बंद थे, जो नक्सलियों के खिलाफ थे, यानी कि जो नक्सलवाद के खिलाफ बोलते रहे या किसी और मामले में बंद थे। तो ऐसे करीब 30 कैदियों को भी नक्सलियों ने चिन्हित किया था और उनको अपने साथ ले गए थे। इन 30 बंधकों के बारे में कोई खास जानकारी अब तक उपलब्ध नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा जो कांड बसवराजू ने 2010 में किया, जब उसने 6 अप्रैल 2010 को सीआरपीएफ के 76 जवानों की जान ले ली। दरअसल हुआ क्या कि 6 अप्रैल 2010 को सीआरपीएफ के करीब 150 जवान जो रूटीन में बस्तर क्षेत्र में, जो बस्तर का जो दंतेवाड़ा जिला है, वहां
सर्चिंग के लिए गए थे। जब पूरे दिन की सर्चिंग के बाद जब वो लौट रहे थे तो एम्बुश लगा करके नक्सलियों ने उनको घेरा। पहले बड़ा जोरदार धमाका किया, इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए और करीब 8 नक्सली भी इस जवाबी कार्रवाई में मारे गए थे। ये हमला जो है सुरक्षा बलों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था, जो कि घात लगा करके किया गया था। इस मामले में भी बसव राजू की सक्रिय भूमिका थी और इस पूरे हमले के बाद जो है सुरक्षा बलों के जो राइफल और जो हथियार थे और इसके अलावा जो मिलिट्री शूज थे उनको भी नक्सली उठा करके ले गए थे, छीन करके ले गए थे। तो ये 3 बड़े मामले हैं। अब आपको बताते हैं कि चौथा सबसे बड़ा हमला बसव राजू के नेतृत्व में जो किया गया था, बसव राजू के रेखरेख में जो किया गया था, वो था झीरम घाटी हत्याकांड। इसको देश का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड माना जाता है, जिसमें करीब 33 लोगों की जान चली गई थी और 27 जो है वो कांग्रेस से जुड़े हुए नेता थे। इस हत्याकांड को 25 मई 2013 को अंजाम दिया गया था, तब जब विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी और कांग्रेस जो है सत्ता में आने के लिए परिवर्तन यात्रा चला रही थी। परिवर्तन यात्रा जो है जब सुकमा में खत्म होती है उसके बाद जो है सारे लोग सुकमा से निकलते हैं और जब वो झीरम घाटी पहुंचते हैं तो झीरम घाटी पहुंचने पर पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने, इसमें संख्या करीब 1000 बताई जाती है कि करीब 1000 नक्सली इस हमले में शामिल थे। वो घात लगा करके हमला करते हैं। सबसे पहले जो है आगे चल रही एक गाड़ी को ब्लास्ट से उड़ाया जाता है, इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। नक्सली जो है महेंद्र कर्मा को ढूंढ रहे हैं, जो कि सलवा जुडूम आंदोलन चला रहे थे। सलवा जुडूम वही आंदोलन है जिसमें नक्सलियों के खिलाफ जो है आदिवासी आवाज उठा रहे थे और जो महेंद्र कर्मा है वो उन लोगों का समर्थन कर रहे थे जो नक्सलियों के आतंक और उनकी हिंसा से परेशान थे। उनको एकजुट किया जा रहा था। इस हमले में कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के सारे नेता प्रदेश स्तर के इसमें मारे जाते हैं। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल से लेकर के महेंद्र कर्मा जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष थे और इसके अलावा नंद कुमार पटेल जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनकी भी जान चली जाती है और भी कई बड़े नेता इस हमले में मारे जाते हैं। इस हमले के बारे में बाद में एक नक्सली ने जो आत्मसमर्पण कर चुका था उसने कई खुलासे किए थे। उसने बताया था कि हिकुम नाम का एक जो गांव है उस गांव में इस हमले के लिए 1 महीने तक तैयारी की गई और रोज सुबह शाम प्रैक्टिस की जाती थी। वहां झीरम घाटी की तरह ही माहौल बनाया गया था। जिस तरह की भौगोलिक स्थिति झीरम घाटी में है उसी तरह की भौगोलिक स्थिति का जो है चयन किया गया था और वहां रोज सुबह शाम प्रैक्टिस की जाती थी। इसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया था। नक्सलियों ने इस हमले को पुख्ता करने और बचाव के लिए आने वाली टीमों को रोकने के लिए, चूंकि झीरम घाटी जगदलपुर और सुकमा के बीच में है, इसलिए नक्सलियों ने यह कोशिश की थी कि अगर कोई टीम बचाव के लिए आती है तो एक नक्सलियों की एक टीम उन रास्तों पर भी तैनात की गई थी जिन रास्तों से बैकअप जो है मिल सकता था, बैकअप टीम आ सकती थी, सुरक्षा बल आ सकती थी। यानी कि एक सोचा समझा हत्याकांड था जिसमें कांग्रेस की प्रथम पंक्ति के लगभग सभी नेताओं की हत्या कर दी गई थी। आज भी जब झीरम घाटी में आप जाएंगे तो पेड़ों पर गोलियों के निशान दिखाई देंगे और इसके अलावा 27 कांग्रेसियों की और बाकी लोगों की एक फोटो भी वहां लगी हुई है। एक स्मारक बना हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। एक स्मारक बना हुआ है, इसके ऊपर एक टिन शेड भी पड़ा है। इसको कोई भी आदमी आते जाते इस रास्ते पर देख सकता है। पांचवा सबसे बड़ा गुनाह जो है बसव राजू का ये था कि आंध्र प्रदेश के 2 नेताओं, टीडीपी नेताओं यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के 2 विधायकों की हत्या कर दी गई थी। एक मौजूदा विधायक थे और एक पूर्व विधायक थे। इस घटनाक्रम को 2018 में अंजाम दिया गया। मौजूदा विधायक थे सर्वेश्वर राव और पूर्व विधायक थे शिवेरी सोमा। ये दोनों ही नेता जो है नक्सलियों से बातचीत करने गए थे। वहां बॉक्साइट की खदानों को लेकर के विवाद चल रहा था
और उसी विवाद को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके समाधान के लिए दोनों विधायक नक्सलियों से मिलने के लिए आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम जिला है उसकी अराकू घाटी में इन नक्सलियों से मिलने के लिए गए थे। वहां जो है 40 से 50 नक्सलियों ने इन पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक की हत्या कर दी थी, पास से गोली मार करके। ये 5 बड़े गुनाह हैं जो बताते हैं कि बिशप राजू कितना बड़ा नक्सली नेता था, कितना विध्वंसक था, कितना आक्रामक था। आप देखिए कि 2004 में एक शस्त्रागार लूट करके उसने 1000 अत्याधुनिक हथियार और 1000 अन्य हथियार लूटे थे, यानी करीब 2000 हथियारों को लूट लिया था उड़ीसा से। और इन्हीं हथियारों से जो है वो बड़ी बड़ी हिंसक वारदातों को अंजाम देता रहा और सरकार और सिस्टम के खिलाफ जो है हिंसा का प्रदर्शन करता रहा। यही कारण है कि बिशप राजू के एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों के साथ साथ राजनीतिक दल और सरकार भी खुश है और इस एनकाउंटर को नक्सलवाद के खात्मे में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि नक्सलवाद को खत्म करने की जो समय सीमा मार्च 2026 तय की गई है, उसके पहले ही सुरक्षा बल संभव है कि इस लक्ष्य को प्राप्त कर लें और छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो जाए। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा, एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 480030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।